स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से द आइडियल हब में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर चर्चा किया था और आज हम लोग उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। ये आपके सामने जो बोर्ड पर दिख रहा है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है और ये जो प्रस्तावना है इसका क्या इतिहास रहा है पहले उसको देखते हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ, उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संविधान सभा के एक अहम सदस्य भी थे, उन्होंने भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जो आगे चल करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होगा, इसका विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। जो थॉट है, जो विचार है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन ये जो भाषा है कि इस तरह से हमारा संविधान होगा, प्रस्तावना में प्रयुक्त ये जो शब्दावली है इस तरह से सजी हुई, ये जो भाषा है, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये दो बातें ध्यान रखना है, विचार अमेरिकी संविधान से और भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और आगे बढ़े दोस्तों, तो ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना, इसकी शुरुआत हम भारत के लोग से हो रही है। ये जो हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग क्या है? तो हम भारत के लोग, यहाँ पे जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग सोर्स ऑफ पावर है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? हम भारत के लोग से। इस पर संविधान सभा के जो सदस्य थे उस पर मतभेद रहा, क्योंकि जो संविधान लिखा गया तो संविधान लिखने का काम संविधान सभा द्वारा हुआ और ये जो संविधान सभा है, यूनिवर्सल वोट राइट के माध्यम से इनके सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था। सिर्फ 10% जो लोग थे पूरे भारत में, उनके द्वारा संविधान सभा के मेंबर्स का चुनाव हुआ था। तो एक तरह से कह भी सकते हैं कि हम भारत के जो लोग हैं, ये हम भारत के लोग तो सारे लोग तो नहीं हैं, सिर्फ 10% लोग हैं। तो क्यों कहें कि हम भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं, इस संविधान को लिख रहे हैं? तो इसके जवाब में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने कहा कि भले ही आज 10% जनता ने संविधान सभा के मेंबर्स का चयन किया है, लेकिन जब कल इस संविधान को हमारे देश की जनता पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उस समय के लोग लिखे हैं। जब भी वो पढ़ें तो उनको ये लगना चाहिए कि ये संविधान हमने तैयार किया, हम भारत के लोग। तो साथियों, यहाँ पे ये जो हम भारत के लोग हैं, ये क्या है? ये है सोर्स ऑफ पावर। कहने का मतलब भारतीय संविधान को जो शक्ति प्रदान हो रही है, कहाँ से हो रही है? हम भारत के लोगों से हो रही है। इसके बाद ये तो पहली चीज़। दूसरी बात, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, समाजवादी जिसको सोशलिस्ट कहते हैं, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर और डेमोक्रेटिक
रिपब्लिक, ये जो पांचों के पांचों शब्द है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये पांचों शब्द हमारे संविधान के जो शासन का स्वरूप है कि हमारे देश में जो शासन होगा उस शासन का स्वरूप कैसा होगा, नेचर ऑफ गवर्नेंस। इस बात को बताता है कि हमारा जो संविधान है उसमें क्या क्या प्रोविज़न होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये होना चाहिए। इस हिसाब से हमारा जो देश है उसका शासन चलेगा। इन सारी बातों को हम लोग एक एक करके बारी बारी से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, जो पहला शब्द है, पहला शब्द क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। सॉवरेन का अर्थ होता है साथियों कि अगर मान लीजिए ये कोई स्टेट है, यहाँ स्टेट का मतलब पॉलिटी की भाषा में अगर स्टेट की बात करी जाए तो देश से होता है, सिर्फ देश से नहीं होता, लेकिन जनरली तौर पर स्टेट बोलने का मतलब एक देश की बात हो रही है। वैसे तो स्टेट में देश भी है, राज्य भी है, लोकल गवर्नेंस भी है। तो सॉवरेन का मतलब होता है कि अगर कोई स्टेट किसी दूसरे स्टेट के दबाव में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, किसी भी तरह से, चाहे वो पूर्णतः हो, चाहे वो अंशतः हो, चाहे वो नाम मात्र से भी क्यों ना हो, अगर किसी भी तरह से उस स्टेट में किसी दूसरे स्टेट का कोई दबाव नहीं है तो वो जो स्टेट कहलाएगा वो कहलाएगा आपका सॉवरेन। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं। इंटरनल में तो हमारे देश की जनता है और हमारे देश की जनता के दबाव में तो आपको रहना ही है, चाहे जो भी शासन करे। क्योंकि शासन किसका है? शासन जनता का है और शासन को चलाने वाले लोग कौन है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। तो यहाँ बात इंटरनली नहीं हो रही है, बात एक्सटर्नल दबाव की हो रही है। फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल। तो साथियों, अगर कोई देश, अगर कोई स्टेट फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी सभी बाहरी कंट्रोल, क्या दबाव से मुक्त। तो जो हमारा देश है, हमारा देश भी क्या है? सभी दबाव से मुक्त है। हम अपने देश में जो चाहे कर सकते हैं, किसी राज्य को दूसरे राज्य में मिला सकते हैं, किसी राज्य को दूसरे राज्य के साथ मर्ज कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, अपनी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने देश में कुछ भी करें। बाहरी कोई दबाव हमारे देश पर नहीं है। ऐसा होना चाहिए देश। ये प्रस्तावना की पहली बात है। दूसरी बात साथियों, दूसरी बात आप देख पा रहे हैं, ये जो शब्द है ये समाजवादी। समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी शब्द, ये समाजवाद दो तरह के होते हैं। एक समाजवाद
जो कि हमारे देश में प्रचलित है और गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित है, जिसे गांधीवादी समाजवाद कहते हैं, या फिर इसी को लोकतंत्रात्मक समाजवाद कह सकते हैं। और आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे, तो हम लोग इसको अहिंसावादी समाजवाद भी कहते हैं, नॉन वायलेंस। और दूसरा जो समाजवाद होता है साथियों, ये होता है कम्युनल, साम्यवादी समाजवाद। ये जो साम्यवादी समाजवाद है, इसके जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और ये जो कार्ल मार्क्स है, ये वायलेंस के समर्थक थे। इनका मानना था कि अगर समाज में धन का बंटवारा समान रूप से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वायलेंस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कह सकते हैं ये जो समाजवादी है, हिंसावादी भी कह सकते हो। लेकिन सवाल ये बनता है कि समाजवाद आखिर है क्या। जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि ये जो समाजवाद शब्द है क्या मतलब है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस समाजवाद के संदर्भ में डिफाइन करते हुए बताया कि समाजवाद का मतलब है जन्म से लेकर, कोई भी इंसान जन्म लेता है, मृत्यु तक हर इंसान जन्म लेता है, हर इंसान को मरना है, लेकिन जन्म से मृत्यु तक उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात, जो संपत्ति है या आप कह सकते हो आय की असमानता, जो आय की असमानता है समाज में, देश में, राज्य में, इसको कम करना। हालांकि आय की असमानता कम तो खैर अभी दूर दूर तक नहीं हो रहा है, क्योंकि आय की असमानता कम करने के पीछे जो लॉजिक दिया गया, वो लॉजिक ये था कि गरीबों को या जो वंचित लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए। जो तीसरी बात है साथियों, लिख ही देता हूँ, जो मजदूर और वंचित वर्ग है उनका कल्याण होना चाहिए। लेकिन सच क्या है ये तो आप भी जानते हो, एक से एक अमीर आदमी लेबर कार्ड बनाकर, आप भी अपने समाज में देख पा रहे होंगे शायद, जो मुझे दिख रहा है, मजदूर कार्ड बनाकर, लेबर कार्ड बना करके, सोचिए जो पीएम आवास योजना है, जिसको पहले इंदिरा आवास कहा जाता था, उसके लिए परेशान है। जो मज़दूरों को मिलना चाहिए, जो वंचितों को मिलना चाहिए, वो एक से एक अमीर आदमी ले रहे हैं। तो सोचिए, ये मज़दूर तो मज़दूर ही रह जाएगा, वंचित तो वंचित ही रह जाएगा। कल्याण किसका हो रहा है? जिसका नहीं होना चाहिए। मतलब कल्याण सबका होना चाहिए, लेकिन कल्याण हो किसका रहा है ये आप भी देख रहे हो। तो समाजवादी शब्द का मतलब है जन्म से मृत्यु तक सुरक्षा, आय की असमानता को कम करना, जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना, और मजदूर यानी लेबर और जो डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं उनका वेलफेयर करना, कल्याण करना। दो बातें यहाँ तक तो क्लियर है कि हमारा जो संविधान होगा
वो कैसा होगा? सॉवरेन होगा और सोशलिस्ट होगा। तीसरी बात जो आप देख पा रहे हैं, ये तीसरी बात साथियों, ये है सेक्युलर। तीसरी बात अगर करी जाए तो हमारा जो संविधान होगा, हमारा जो स्टेट होगा, वो कैसा होना चाहिए? सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है कि राज्य का कोई अपना राज्य धर्म ना होना, राज्य का अपना धर्म ना होना, ये बात नहीं है। राज्य का तो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये राज्य का ही तो धर्म है, राज्य में रहने वाले लोगों का ही धर्म है, और लोगों ने ही इस संविधान को बनाया है। तो इसका मतलब क्या है? राज्य का अपना धर्म है, लेकिन राज्य का अपना कोई राज्य धर्म नहीं है कि ये जो पार्टिकुलर रिलीजन है इसको आपको फॉलो करना ही करना है। इस चीज़ से मुक्त होना वही कहलाता है सेक्युलर। तो हमारा जो राज्य है, हमारा जो स्टेट है, वो कैसा है? सेक्युलर है। और अगली बात देख पा रहे हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। चौथी बात, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। चलिए इसको पांचवी बात मान करके अलग से समझते हैं। डेमोक्रेटिक जो शब्द है, ये डेमोक्रेटिक शब्द, इसका अगर बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देखें तो 1863 में एक अच्छे राजनेता, एक दार्शनिक भी कह सकते हो, वो एक महान दार्शनिक भी रहे हैं, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन साहब ने इस डेमोक्रेटिक शब्द का, ये डेमोक्रेटिक शब्द का मतलब क्या है? ये जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जहाँ जनता का, जनता द्वारा और साथ ही साथ जनता के लिए शासन हो। अगर कोई स्टेट ऐसा है कि वहाँ जो शासन का संचालक है वो भी जनता है, शासन है किनके द्वारा? जनता द्वारा, और शासन है किसके लिए? जनता के लिए। तो ऐसे स्टेट को हम लोग कह सकते हैं कि वो स्टेट कैसा है? वो डेमोक्रेटिक स्टेट है। और जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, जनता जहाँ शासन कर रही है, तो क्या जनता डायरेक्ट शासन करेंगे? तो कुछ मामलों में जनता सीधे भाग लेती है, और कुछ मामलों में जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो भाग लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी है ये दो तरह के हैं। एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जहां जनता अपने लिए जो कानून बनाए वो खुद जाकर उसमें भाग ले, खुद पार्टिसिपेट करे। ऐसे जो लोकतंत्र है, ऐसे लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका कोई एग्जाम्पल कह सकते हैं स्विट्जरलैंड। लेकिन स्विट्जरलैंड का कुछ ही हिस्सा, कुछ भाग, इसके कुछ भाग में ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखती है। इसके अलावा अगर आप कहो तो कह सकते हो जो अपना ग्राम सभा है,
ग्राम सभा में भी इसकी थोड़ी बहुत झलक देखी जा सकती है। और दूसरा जो लोकतंत्र होता है ये कैसा होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब जहाँ जनता खुद भाग ना लेकर के अपने प्रतिनिधियों को भेजती है कि जाइए हमारे लिए आप अच्छे अच्छे कानून बनाइए, अच्छे अच्छे कानून। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है क्योंकि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है साथियों? आप भी जानते हो, यूनियन में कानून बनाने के लिए आप लोकसभा मेंबर भेजते हो चुनकर। स्टेट में, यहाँ स्टेट का मतलब ये भौगोलिक स्टेट की बात हो रही है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है। यहाँ स्टेट का मतलब है आप एमएलए को चुनकर भेजते हो। इसके अलावा लोकल गवर्नेंस में अगर देखें तो लोकल गवर्नेंस में जैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रोविज़न है। कहीं पे प्रधान मुखिया होता है तो कहीं पे सरपंच होता है। चूँकि हम सब सीधे तौर पर भाग नहीं लेते हैं किसी कानून को बनाने में या किसी कानून को पहल करने में, हमारे द्वारा जो चुने हुए लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से लोकतंत्र का संचालन होता है। तो ऐसे लोकतंत्र को हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसके भी दो स्वरूप हैं। कौन कौन? एक तो आप कह सकते हो पार्लियामेंट्री, हिंदी संसदीय लोकतंत्र, और दूसरा लोकतंत्र। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेसिडेंशियल। डेमोक्रेसी, और ये है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। इन दोनों में मूलभूत अंतर ये है साथियों कि यहाँ पर जो लेजिस्लेचर होगा और जो एग्जीक्यूटिव होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए होंगे। कहने का मतलब जो लेजिस्लेचर है, जैसे लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के मेंबर मंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति होने के लिए मैं यहाँ से फिर लिख रहा हूँ यार, क्या करूँ भाई, मुर्गी आ जाता है, कुत्ता आ जाता है। संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में, दोनों में मूलभूत अंतर ये है, यहाँ पर क्या होगा, जो लेजिस्लेचर होगा और जो एग्जीक्यूटिव होगा, विधायिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका में जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी प्रकार का मंत्री,
और आप भी जानते हैं कि किसी भी प्रकार के मंत्री होने के लिए उनको संसद का सदस्य होना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं है तब भी वो मंत्री हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीना, 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी होगी। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के जो सदस्य हैं वो कार्यपालिका के सदस्य भी हैं। ज़रूरी नहीं कि हो, जैसे राष्ट्रपति वो लेजिस्लेचर के सदस्य नहीं है लेकिन कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री लेजिस्लेचर के भी सदस्य हैं और कार्यपालिका के भी मेंबर हैं। तो कहने का मतलब है कि संसदीय लोकतंत्र में जो विधायिका होगा वो कार्यपालिका भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो विधायिका होगा और जो कार्यपालिका होगा ये दोनों अलग अलग होगा, एक नहीं हो सकता। विधायिका कभी कार्यपालिका नहीं हो सकता है। हाँ, विधायिका कार्यपालिका का चयन ज़रूर करते हैं, लेकिन जो विधायिका है वो अलग है, जो कार्यपालिका है वो अलग है। जबकि यहाँ क्या है, विधायिका भी कार्यपालिका हो सकता है क्या, होना है। कार्यपालिका जो होगा तो वो विधायिका के सदस्य होने चाहिए, कुछ मामलों में छोड़कर, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर आप कह सकते हो कैग। इनको छोड़कर जो ये बाकी सदस्य हैं, जितने सारे मंत्री हैं वो विधायिका के सदस्य होने चाहिए। और साथियों, रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का बस सीधा सा एक मतलब याद रखें आप, कि ऐसा स्टेट जहाँ का राज्य प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड हो। क्या मतलब? जैसे हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है प्रेसिडेंट, और हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं? चुनाव से। प्रेसिडेंट के लिए हमारे यहाँ इलेक्शन होता है,